हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट के लिए यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और राजस्थान जीके की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। बीच में कुछ दिनों का जो है व्यवधान आ गया था, उसके लिए और क्लासेस क्यों स्टॉप की गई थी वो सब चीज़ें मैं जो है आप लोगों को एक अलग वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जिस स्टूडेंट ने लगातार कंटिन्यूसली क्लास देखी होगी उसे पता होगा कि हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ते हुए आ रहे थे कि सारे मृदा धातुओं की द्रव अमोनिया में जब विलयन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है। और तब मैंने आपको बताया था यहाँ आपको जो है नीले कलर का एक विलयन मिलेगा और वो मिलता है अमोनीकृत आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से। और इसके अंदर हमें जो है हेक्सा अमोनिएट प्राप्त होता है और वो धीरे धीरे अपघटित होकर के हमें संगत धातु एमाइड भी देता है, जिसकी रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दी थी MnH3 होल 6। उससे बनता है वो विघटित होकर के क्या MnH2 होल 2 प्लस 4NH3 प्लस H2। आज हम बात करने वाले हैं कार्बोनेट और सल्फेट और इन सभी आगे के यौगिकों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब सारे मृदा धातु जो होते हैं, सारे मृदा धातु कौन कौन से होते हैं आप सभी लोगों को पता होगा। बेटा मांगे कार, स्कूटर बापू राजी। यानी कि बेटा यानी बेरिलियम, मांगे यानी मैग्नीशियम, कार यानी कैल्शियम, स्कूटर यानी स्ट्रोंशियम, बापू यानी कि बेरियम और आपका राजी यानी कि रेडियम। ठीक है, यहाँ तक की हम बात कर चुके थे। अब कार्बोनेट जो इसका बनता है वो किस प्रकार से बनेगा, तो आपको बता दूं दोस्तों, अगर हमें सारी मृदा धातुओं के कार्बोनेट बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस भी धातु का कार्बोनेट बनाना है, जिस भी सारे मृदा धातु का आपको कार्बोनेट बनाना है, उसी सारे मृदा धातु का आप क्या लेंगे, हाइड्रोक्साइड लेंगे। क्या लेंगे, हाइड्रोक्साइड लेंगे। यानी कि क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेट को उनके संगत हाइड्रोक्साइड लेकर के, जो भी है उसी का हाइड्रोक्साइड भी लेना है आपको, और उस विलयन के अंदर देखिए मैंने लिया MOH होल 2, उसके अंदर आप क्या करेंगे, CO2 गैस जो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आप प्रवाहित करेंगे। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमें मिल जाता है MCO3। और आपको पता होगा कि CO3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बोनेट को। यानी सारे मृदा धातुओं का कार्बोनेट कब मिलेगा, जब हम उसके हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर देते हैं। और जब हम इसे प्रवाहित कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, MCO3, यानी कि जो भी सारे मृदा धातु उसका कार्बोनेट और साथ में जल H2O। ठीक है, यहाँ ये बात याद रखिएगा कि जो आपका MOH होल 2 होता है ये कौन सी स्टेट के अंदर होता है, एक्वस स्टेट के अंदर। यानी कि इसमें पानी और आपका जो भी सारे मृदा धातु है उसका हाइड्रोक्साइड दोनों मिले हुए रहते हैं। CO2 गैस के फॉर्म में होती है। MCO3 जो मिलेगा वो हमें मिलता है सॉलिड फॉर्म में, यानी ठोस अवस्था में, इसलिए वो नीचे जम जाता है। तो मैंने एरो डाउन कर दिया है। आपको मैंने बताया था कि जब एरो हम डाउन करते हैं उसका मतलब है वो हमें नीचे मिलने वाला है, और जब हम एरो अप करते हैं यानी गैस है, और गैस क्या हो जाती है, उड़ जाती है विलयन में से। और जो ये H2O है ये किस अवस्था में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, यानी जल के रूप में मिलेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सारे मृदा धातु जो है उसके विलयन जो लवण है उसके अंदर अगर हम N2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट यानी NH4 होल 2 CO3 विलयन कोई भी यूज करें, इसको भी अगर मिला देते हैं तब भी हमें एक कार्बोनेट मिल सकता है। क्या मिल सकता है, एक कार्बोनेट मिल जाता है। तो आप लिखेंगे कि क्षारीय मृदा धातु के विलय लवणों के विलयन में Na2CO3 या NH4 होल 2CO3 विलयन
विलयन मिलाकर कार्बोनेट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सारे मृदा धातु के जो विलय लवण है उसके अंदर हम उसके विलयन में Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट का विलयन मिला देते हैं, तब भी हमें कार्बोनेट बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर हमें सारे मृदा धातु के कार्बोनेट बनाने हैं तो हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है दोस्तों? पहला है आपका उसके जो भी हाइड्रोक्साइड होते हैं उनके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड कर दो तो आपको कार्बोनेट मिल जाएगा। अदरवाइज आप क्या करिए, सारे मृदा धातु लीजिए और उसके अंदर Na2CO3 या फिर आपका जो है सोडियम अमोनियम कार्बोनेट भी आप यूज कर सकते हैं, इसका विलयन मिला दीजिए, तब भी आपको कार्बोनेट मिल जाएगा। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। जैसे अगर हमने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2, इसके साथ में हमने ले लिया क्या, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। जैसे ही इसको मिलाया गया तो ये हमें देगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस दे देगा आपको क्या, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो सोडियम क्लोराइड आपका जो है कैसे मिलेगा, ये भी आपसे अगर पूछा जाए तो आप वहाँ इस रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट को मिला दीजिए तो कैल्शियम कार्बोनेट तो मिलेगा ही, साथ में आपको सोडियम क्लोराइड भी मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पॉइंट आता है दोस्तों कि जितने भी आपने सारे मृदा धातु पढ़ी है उन सारे मृदा धातुओं के जो कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, उन कार्बोनेट्स को अगर आप गर्म कर रहे हो, आपका क्या है, थोड़ा सा दिमाग गर्म हो गया और आपने सोचा कि साला जो भी मेरे पास चीज़ें हैं उन सबको मैं गर्म करूंगा। यानी आप जो भी सोडियम कार्बोनेट है आपके पास बेरिलियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट है, उसको आपने गर्म कर दिया। तो जैसे ही आप गर्म करेंगे उससे हमें मिलेगा धातु का ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है। इस प्रकार से हमें उस कार्बोनेट को गर्म करने पर एक ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ CO2 गैस मिलती है। ठीक है, ये चीज आप नोट करेंगे कि सभी सार्य मृदा धातुओं, जितनी भी मृदा धातुएं हैं उनके कार्बोनेट गर्म करने पर विघटित होकर धातु ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं आपको? आपका जो भी सारे मृदा धातु है उसका कार्बोनेट लीजिए, उसको आप जैसे ही गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा धातु ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस। ठीक है, जैसे कि देखिए इसका मैं जनरल इक्वेशन लिखूँ तो MCO3 लिया, उसको आपने क्या देंगे, हीट देंगे यानी ऊष्मा देंगे। ऊष्मा देते ही ये क्या हो जाएगा आपका, टूट करके धातु ऑक्साइड और साथ में CO2 मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के? चलिए अब इस जो कार्बोनेट है इनके लिए एक पॉइंट आ जाता है कि ये जो कार्बोनेट्स है इन्हीं के लिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, स्टार डाल के आप ये पॉइंट लिखिएगा। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है तो मैं यहाँ कलर पेन का दूसरा यूज कर रहा हूँ और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा कि परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ कार्बोनेटों
का तापीय यानी कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट, तापीय यानी कि टेम्परेचर, यानी आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर के साथ में, ठीक है। तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व बढ़ता है। समझ में आ गई बात। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, और परमाणु क्रमांक कैसे बढ़ेगा, नीचे जाने पर बढ़ेगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि जब आप एस ब्लॉक के द्वितीय वर्ग में यानी दूसरे वर्ग में आप नीचे आते जाओगे तो उसके जो कार्बोनेट्स है उनका क्या होता जाएगा, स्थायित्व बढ़ता जाएगा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर उनके लिखवा भी देता हूँ कि कौन सा यौगिक होता है इनका, मतलब कार्बोनेट कौन सा बनता है, और उस कार्बोनेट के लिए विघटन ताप क्या है, यानी उससे ऊपर या उतना ताप दे दिया तो वो टूट जाता है, विघटन ताप, ठीक है। या आप लिख ही लीजिए। जैसे देखिए सबसे पहले कौन आएगा, बेटा आएगा यानी बेरिलियम कार्बोनेट, फिर आपका आ जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर आ जाएगा आपके कैल्शियम कार्बोनेट, फिर आ जाएगा आपके स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, और फिर आ जाएगा आपके बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इनका टेम्परेचर देखें तो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है। पहले है 373 केल्विन, ठीक है, ये लगभग होता है 374 भी कहीं मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, या 21 भी मिल सकता है। फिर ये है आपका 813 केल्विन। मैं आपको एनसीईआरटी या आरबीएससी की जो बुक्स है उसमें जो दे रखे होते हैं वही आंकड़े यूज़ कर रहा हूँ, वो ज़्यादा मान्य होते हैं इसलिए, ठीक है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा 1173 केल्विन, और आपका स्ट्रोंशियम का हो जाएगा 1563 केल्विन, और बेरियम कार्बोनेट का हो जाएगा 1733 केल्विन। यानी कि आपने देखा कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हम वर्ग के अंदर, और वर्ग के अंदर नीचे जाने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर का जो विघटन ताप है आपका वो बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब आपको बता दूं कि बेरिलियम कार्बोनेट जो होता है वो अस्थायी होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि अस्थायी होता है, क्या होता है, ये अस्थायी है बिल्कुल ही। ये जो बेरिलियम कार्बोनेट है ये क्या है दोस्तों, हमारा अस्थायी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको इसे बनाना है, ये है तो अस्थायी, लेकिन अगर इसकी ज़रूरत है तो आप इसके लिए वातावरण कैसा रखिए, CO2 वाला वातावरण, CO2 के वातावरण में रखा जा सकता है। क्लियर है बात। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका बेरिलियम कार्बोनेट जो है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। अब इसको जो है आप जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसके वातावरण में रखेंगे तो ये बना रहता है, बाकी ये नहीं रहता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है ये चीज़ आपके। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों हमारा, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जितनी भी सारे मृदा धातुएं हैं उनकी जो कार्बोनेट है उनकी जल में विलेयता कितनी है, यानी वो पानी में सोल्यूबल कितने हैं, जल आपका जो है उसमें सोल्यूबिलिटी इनकी कितनी है, या इसका क्या ऑर्डर रहता है। तो आप लिखेंगे सार्य मृदा धातु कार्बोनेटों की जल में विलेयता वर्ग में नीचे जाने पर कम होती है। ठीक है, सारे मृदा धातु जो है उसके कार्बोनेटों की जल में विलेयता वर्ग में नीचे जाने पर कम होती जाती है, होती है नहीं होती जाती है लिख लीजिए, तो पता रहेगा कि भाई जैसे जैसे नीचे जाएंगे कम होती जाएगी।
ठीक है, कम होती जाती है क्योंकि आयन का आकार बढ़ने पर, आपको पता है जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आयन का आकार तो बढ़ता जाएगा। अब आयन का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा का मान कम होता है। ठीक है, तो उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, जल योजन ऊर्जा होती है, वो क्या होती जाती है दोस्तों, कम होती जाती है। इसलिए सारे मृदा धातु के जो भी कार्बोनेट्स है वो जल में विलेयता जो है उनकी वर्ग में नीचे जाने पर कम होती जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और आप याद रखेंगे कि आपका बेरिलियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी बेटा और मांगे, ये दोनों जल में आंशिक यानी कि पार्शियली आंशिक विलय होते हैं। कैसे विलय होते हैं, पार्शियली विलय होते हैं, जबकि बेरियम कार्बोनेट BaCO3 जल में अविलय होता है। समझ में आ गई बात, क्या होता है, अविलयी है। यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम तो पार्शियली थोड़े थोड़े तो जो है सॉल्युबल है, थोड़े सॉल्युबल नहीं है, पूरी तरह से नहीं होते हैं। लेकिन बेरियम जो है आपका BaCO3 बेरियम कार्बोनेट तो आपका अविलय ही होता है। ये कैसा है, अविलय है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। तो ये थे आपके दोस्तों सारे मृदा धातु जो है उनके कार्बोनेट्स, इनके बारे में आज हमारी बात कंप्लीट होती है। और आपको ये जानते हुए खुशी होगी कि आपका जो एस ब्लॉक है उसका केवल और केवल अब एक वीडियो आएगा, उसके बाद में एस ब्लॉक टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ नया, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगली क्लास के अंदर और फिर आपका एस ब्लॉक करेंगे हम समाप्त। आज ये जो है इतने दिन बाद ली गई थी क्लास, तो थोड़ा सा भाई एनवायरनमेंट तो बनाए, लोगों को बताए तो सही कि क्लास चालू हो गई है वापस। तो एक बार आइए वापस से और फिर हम लॉन्ग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।